एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है जीवों में जनन। जीवों में जनन। इससे पहले हम जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो है नियंत्रण एवं समन्वय, जीव प्रक्रम, और आज हमारा है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन को स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जनन क्या होता है। जनन, जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो जनन को आप एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। जनन अपने समान संतति को उत्पन्न करना। अपने समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। अब जो जनन की प्रक्रिया, यानी कि हम सजीव हैं या फिर किसी अगर जीव की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, वो भी क्या करते हैं? अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। अब जनन की कुछ विधियां होती हैं, यानी कि जनन अगर देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन एंड सेकेंड वन इज लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जीवों को अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें क्या करता है? जीव अपने समान एक क्लोन की उत्पत्ति करता है। क्योंकि क्लोन क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि एक ही जीव से इसकी उत्पत्ति हो रही है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जनक की आवश्यकता होती है। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक जनक की आवश्यकता यानी कि कैसे एक जनक से उसी के समान संतति हमें प्राप्त हो रही है। तो आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है। अमीबा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्रोटिस्टा में रखा गया है, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको। ये है हमारे पास एक अमीबा। अब ये अमीबा अपने ही समान संतति को कैसे उत्पन्न करेगा? तो अमीबा में क्या होता है? ये क्या है? संतति कोशिका। ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन। यानी कि अलैंगिक जनन में क्या हुआ? हमारे पास अमीबा थी, अमीबा ने क्या करा? अपने ही समान संतति कोशिका की उत्पत्ति कर दी। इसमें किसी दो जनक की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही जनक से काम हो गया, यानी एक ही जनक से जनन हो गया और हमें नेक्स्ट जनरेशन मिल गई। अब अगर बात आती है लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में हमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि फीमेल भी चाहिए, मेल भी चाहिए, नर जनन भी चाहिए और मादा जनक भी चाहिए। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो जनक में कौन कौन से जनक होंगे? एक नर युग्मक और एक क्या होंगे? मादा युग्मक। जो नर युग्मक रहेंगे, यानी कि जो मेल रहेगा, उस मेल से हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कहा जाता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। और जो फीमेल रहेगा, है ना, जो मादा युग्मक रहेगी, उससे हमें मिलेगा अंडाणु। और फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाएगा युग्मनज। इस प्रकार का जो जनन होता है वो मोस्टली किस में होता है? मोस्टली नहीं, होता ही किस में है? जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि हम मनुष्य हुए, एनिमल्स हुए, और कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जिसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? लैंगिक जनन ही पाया जाता है। आया आपको समझ अलैंगिक और लैंगिक जनन में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जनन की कुछ अन्य विधियाँ भी होती है जो हम देखेंगे। जनन की अन्य विधियों में आता है द्विखंडन।
यानी द्विखंडन भी क्या है, एक विधि है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका यानी कि हम किसी जीव की बात कर रहे हैं, 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। कितनी टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में। और प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, अपने समान सतती कोशिका की उत्पत्ति करता है। ये होता है द्विखंडन। इसके बाद होता है बहुखंडन। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका यानी कि कोई भी एक सेल है, वो क्या करती है, अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। कितने टुकड़ों में हो जाती है? अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। और जो प्रत्येक टुकड़ा रहता है वो क्या करता है, अपने समान संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। आया समझ? क्या हो रहा है बहुखंडन की प्रोसेस में कि एक कोशिका क्या होगी, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, और जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वो क्या करेगा, अपने समान संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होगा। यह हमारे पास एक प्रजनन की विधि हो गई। इसके बाद आती है पुनरुद्भवन, या इसको हम पुनर्जनन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर का कोई भी टुकड़ा, यानी कि कोई भी अगर एनिमल है तो उसके शरीर का कोई भी टुकड़ा अगर टूटा, नए जीव को बनाने में सक्षम होता है। यानी कि अगर कोई जीव है और उसकी बॉडी से कोई भी भाग अगर अलग होता है तो वो प्रत्येक भाग क्या करता है, अब उस शरीर के समान, यानी प्रत्येक भाग क्या करता है, एक नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ये होता है पुनरुद्भवन। हाँ, अपन इसके एग्जाम्पल्स भी देखते जाते हैं। द्विखंडन, मैंने अभी आपको अमीबा का एग्जाम्पल बताया था, तो ये क्या होगी, अमीबा। ठीक है। इसके बाद बहुखंडन। बहुखंडन में हम देखेंगे प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम सुना है नाम आपने, जो मलेरिया पैरासाइट होता है। पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक जीव होता है। अब इसके बाद एक लास्ट जो हमारे पास है वो है मुकुलन। इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर से एक कलिका का निर्माण होता है। कलिका बोल सकते हैं उसको, बर्ड बोल सकते हैं। और ये कलिका क्या करती है, नए जीव को बनाती है उस पहले वाले जीव से अलग होकर। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हाइड्रा, है ना। हाइड्रा को थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको कैसे होता है। देखिए, जैसे ये हाइड्रा है हमारे पास। ये हाइड्रा क्या करेगा, ये यहाँ से एक मुकुल निकलेगा, यानी कि एक कलिका निकलेगी, एक बर्ड निकलेगा, और यही कलिका क्या होगी, इससे अलग होकर ऐसे जीव को बना देगी। यानी कि हाइड्रा था, हाइड्रा से क्या निकला, एक कलिका का निर्माण हुआ, यानी कि एक बर्ड निकली। उस बर्ड ने क्या किया, उसी के समान एक नए जीव को बनाया। किसको बनाया, हाइड्रा को बनाया। मोस्टली किसमें देखा जाता है, ये देखा जाता है हाइड्रा में। आया आपको ये इतना क्लियर हुआ? तो ये सब क्या थी, जनन की कुछ विधियाँ थी। अलैंगिक और लैंगिक जनन तो है ही, उनके साथ द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन एंड मुकुलन। ठीक है, ये हुई जनन की थोड़ी सी बेसिक सी बात कि जनन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, या कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है और
पुष्प यानी कि फ्लावर्स में जनन कैसे होता है प्लांट्स में भी अगर जनन होगा तभी तो दूसरा प्लांट लगेगा। हम जो बीज बोते हैं और उस बीज से क्या करते हैं, हम नए पौधे को उगाते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार से जनन की ही प्रक्रिया है। हम समझते हैं उससे आगे कि किस प्रकार होता है ये। देखो अब हम समझेंगे कि पुष्प में जनन। या ऐसा बोल सकते हैं कि पुष्पीय पादपों में जनन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स इन द सेंस कि जिन पौधों में फ्लावर बनते हैं, एग्जाम्पल गुड़हल का फ्लावर होता है, रोज़ होता है ना, ऐसे असंख्य मतलब कितने सारे फ्लावर्स होते हैं। तो उन पौधों में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है ये हम आज पढ़ेंगे। तो पुष्पीय पौधों में जनन कैसे होता है, देखिए उसको पढ़ने से पहले आप देखिए कि पुष्प कैसे होते हैं। यानी अभी हमने क्या पढ़ा, लैंगिक और अलिंगिक जनन। इसमें हमने पढ़ा है कि लैंगिक जनन में हमें नर युग्मक की भी आवश्यकता होती है और मादा युग्मक की भी आवश्यकता होती है। यानी कि एग्जाम्पल से समझो कि अगर हम हैं, हम में जनन हो रहा है तो फीमेल की भी नीड रहती है और मेल की भी नीड रहती है, तभी जाके न्यू बेबी बनता है। वैसे ही फ्लावर्स में क्या होता है कि मेल फ्लावर की भी नीड रहेगी और फीमेल फ्लावर की भी नीड रहेगी ना। अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो मेल फीमेल दोनों की ही आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पुष्प के प्रकार होते हैं जनन के लिए। पुष्प देखिए, पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं और उभयलिंगी होते हैं। अब एक लिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, लिंग यानी कि सेक्स, यानी फीमेल है या मेल है। तो एक लिंगी यानी कि ऐसा नहीं है कि मेल ही है या फीमेल ही है। एक लिंगी फ्लावर में क्या होता है कि कोई पुष्प है यानी कि कोई फ्लावर है, उसके ऊपर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी कि सिर्फ एक ही लिंग प्रेजेंट होगा। एक लिंग में क्या होता है कि पुष्प पर या तो स्त्री केसर होता है या फिर पुंकेसर उपस्थित होता है। आया समझ में आपको कि और उभयलिंगी में क्या होता है कि एक ही पुष्प पर स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। अब देखिए स्त्री केसर और पुंकेसर क्या हैं, आपको समझ ही आ रहा होगा। पुंकेसर एक मेल ऑर्गन होता है यानी कि नर मतलब नर भाग होता है पुष्प का, और स्त्री केसर क्या होती है, पुष्प का मादा भाग होता है। तो दोनों भाग अगर एक ही पुष्प पे उपस्थित है तो उस पुष्प को क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। उभय यानी कि दोनों एक साथ। और एक लिंगी किसको बोलेंगे, या तो फ्लावर पे फीमेल प्रेजेंट है या फिर मेल प्रेजेंट है। ऐसे ये दो पुष्प हो गए, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि जो पुष्प होते हैं उस पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम ये। ऑलरेडी डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है हमेशा की तरह। देखो अब हमारे पास क्या है, ये दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको। ये हमारे पास फ्लावर का एक पार्ट है, ठीक है, यानी कि पुष्प था, हमने उसका अनुदैर्घ्य काटा तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे। इसमें क्या होगा, हमें जो इंटरनल पार्ट्स है ना पुष्प के वो सारे दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। पहले तो आप ये समझो, देखो ये पुष्प का क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, यानी कि ये फीमेल वाला पार्ट होता है। ये है ओवरी, जिसको अंडाशय कहा जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं, और बीजांड में क्या होती है, अंडकोशिका। ठीक है। ये दलपुंज होता है जो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। बाह्य दलपुंज कैसा होता है, हरे रंग का होता है।
और ये जो दिख रही है आपको, ये क्या पुंकेसर। अब देखो इस वर्तिकाग्र और पुंकेसर यानी कि फीमेल वाला पार्ट और मेल वाला पार्ट दोनों क्या है, एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है। तो ये वाला कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं हम, उभयलिंगी फ्लावर की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें एक ही उसमें हमें दिखाई दे रही हैं। अब अगर हम बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, परागकण द्वारा जो नर युग्मक होता है ना, परागकण की प्रक्रिया होती है, उस परागकण द्वारा नर युग्मक बनता है। वो नर युग्मक क्या होता है, अंड कोशिका में संलयित हो जाता है, और संलयित होने के बाद यानी कि फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है, हमारे पास अंदर आके एक बीज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक बीज बनता है। बीज बनता है यानी कि निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद क्या करता है, हमारे पास युग्मनज बनता है, जिसको हम युग्मनज कहेंगे इस वाली लैंग्वेज में। तो डायग्राम को देखो आप, इससे मैं समझाती हूँ आपको। देखो, अगर उभयलिंगी पुष्प है तो परागकणों का क्या होगा, स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेल है भी सही और फीमेल है, लेकिन दोनों में क्या फ्यूज़न होना जरूरी है, एक ही पुष्प पे उपस्थित है, ये मैटर नहीं करता है। हमें यहाँ पे पढ़ना कैसे है कि निषेचन कैसे हो रहा है उसमें। अब दोनों एक ही पे तो कैसे होगा, पहले तो जो परागकण हुआ, परागकण से क्या हुआ, नर युग्मक बना। वो नर युग्मक क्या हुआ, वर्तिकाग्र पर आएगा। वर्तिकाग्र पे आने के बाद वर्तिका से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा, फाइनली हमारे पास एक युग्मनज बनेगा। अब ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है ना, नर युग्मक का यहाँ पे आना, नर युग्मक कैसे आएगा, तो ये अलग अलग वेज होते हैं। कैसे, बाय एयर आ सकता है ना, या बाय कोई भी और बर्ड है जैसे इसके ऊपर आके बैठा, तो क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। कैसे, उस पर पॉलन ग्रेन्स चिपक सकते हैं किसी और फ्लावर पे जाके, या उसी फ्लावर पे जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे गिर जाएंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, इतना आपको आया समझ में। अब हम देखेंगे कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है तो नर युग्मक को अंडाशय में मादा युग्मक तक कैसे पहुँचता है, यानी कि जब पुंकेसर यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने के बाद अंदर कैसे जाता है, अंदर जाने के बाद प्रोसेसेस कैसे होती है, और जो जायगोट है हमारे पास यानी कि जो युग्मनज है वो कैसे बनता है। तो ये समझने के लिए आपको ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया है। ठीक है, ये पोर्शन हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है। ये जो ये परागकोश है, यानी कि मैंने बताया था ना आपको, ये कौन सा फ्लावर है, उभयलिंगी है, यानी कि दोनों किसी पर एक ही पे उपस्थित है, मेल भी और फीमेल भी। ये परागकोश है, ये पूतंतु है, यहाँ से हमारे पास नर युग्मक हमें प्राप्त होते हैं। अब हम समझेंगे ये वाला। देखिए, ये क्या है, पूरी एक ओवरी है, ये है हमारा वर्तिकाग्र, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा था ये वाला है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर परागकण आया। अब परागकण कैसा है, मैंने आपको बताया वायु के थ्रू आ सकता है ना, यानी बाय एयर आ सकता है, या किसी बर्ड के थ्रू आ सकता है, हवा से, जैसे भी आया। बस फाइनली हमारे पास यहाँ पे पहुँच गया। वो कहाँ पे, पुष्प के बीच वाले भाग में। अब यहाँ पर तो पहुँच गया वो, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि एक पराग नली होती है, कहाँ पे, वर्तिकाग्र से जाती हुई एक पराग नली होती है। तो परागकण यहाँ पर आया, यहाँ से इस पराग नली में होता हुआ कौन, नर युग्मक, प्लांट फ्लावर का नर युग्मक इस पराग नलिका से, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, होते हुए कहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारे अंडाशय में। अंडाशय में आने के बाद जो मादा युग्मक उपस्थित है हमारे अंडाशय में, है ना, ये यहाँ पे हमने देखा था कि बीजांड, बीजांड में क्या हो गया हमारे पास, अंड कोशिका। तो उस नर युग्मक को कहाँ तक आना है, उस नर युग्मक को आना है अंड कोशिका तक। ये नर युग्मक यहाँ से होता हुआ यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आता है, कहाँ गया वो, फाइनली यहाँ आ गया। यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, इनमें फ्यूज़न हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, अंड कोशिका ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मादा युग्मक। नर युग्मक आया परागनलिका के थ्रू अंडाशय के अंदर, उसने मादा युग्मक को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। अब यहाँ पे मादा युग्मक क्या हो गई, फर्टिलाइज हो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक युग्मनज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो आप डायग्राम को, युग्मनज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि नया वो बन जाएगा हमारे पास एक
बीज बोल सकते हैं हम इसे। और वही क्या होगा फिर जब ओवरी, अगर इससे हमें फ्रूट बनाना है ना, बीज का होगा अगर फ्लावरिंग प्लांट है या फिर कोई भी फ्रूट वाला प्लांट है हमारे पास, तो यहाँ पे उस फ्रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होती है, जो बाहर की चीज़ें जैसे दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है, ये सब क्या होती है धीरे धीरे उससे हट जाती है, साइड में हो जाती है। और फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। फ्रूट के अंदर वापस हमारे पास क्या बन जाता है, एक सीड बन जाता है। आया आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है? देख लीजिए एक बार और। ये हमारे पास एक फ्लावर है, मान लो हमने गुड़हल का फ्लावर लिया है ना, जिसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोलते हैं हम, अगर साइंटिफिकली नेम देखें उसका। तो उसका क्या करा हमने, अनुदैर्घ्य काटा। अनुदैर्घ्य काटने के बाद हमें वो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया, कुछ ऐसा एज इट इज़ ऐसा। उसमें क्या था, सबसे पहले एक वर्तिकाग्र थी, उसमें होता हुआ एक फूला हुआ सा पार्ट दिखता है ना आपको, कभी गुलाब की कली का देखिए, उसमें बीच में एक फूला हुआ सा पार्ट होता है। जब पूरी पंखुड़ियाँ आप निकाल दोगे ना तो उसमें बीच में आपको एक फूला हुआ पार्ट दिखेगा। वो फूला हुआ पार्ट क्या होता है, ओवरी होती है ना, अंडाशय होता है। और उस अंडाशय से ऊपर कुछ ऐसे मतलब ऐसे उठे हुए आपको कुछ दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, पुतंतु होते हैं, यानी कि पुंकेसर होते हैं। देखिए ये पुंकेसर भी दिख रहे हैं आपको। ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है। फिर इसका जो मेन है वो मैंने आपको इधर बताया कि पुंकेसर क्या होगा, बाय एयर के थ्रू वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। यहाँ पे हमारे पास एक पराग नलिका है, वो पराग नलिका कहाँ जाएगी, मादा कोशिका के पास, मादा युग्मक के पास। वो मादा युग्मक क्या करेगा, वहाँ पे जाके उसको फर्टिलाइज करेगा, यानी निषेचित कर देगा। निषेचित करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक युग्मनज का फॉर्मेशन होगा, यानी एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा। वही हमें यहाँ पे करवाना था, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवा रहे हैं। अब ये तो हो गए नॉर्मल पुष्प के लैंगिक जनन की बात। ये क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया पुष्प का। अब हम यहाँ देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन भी पढ़ा था हमने, उसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता थी। जब हमने जीवों में पढ़ा था तो हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी, द्विखंडन पढ़ा था, बहुखंडन पढ़ा था, मुकुलन पढ़ा था, पुनरुत्भरण। तो वैसे ही पुष्प में भी होता है, यानी प्लांट्स में भी होता है। कैसे देखा है ना हमने बहुत बार कि सिर्फ हवा से अगर बहुत सारे हमारे जो घर में भी प्लांट्स होते हैं तो उसमें अलग अलग छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं। वैसे इसके अलावा जो कायिक जनन होता है, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, कायिक जनन की प्रोसेस में क्या होता है, देखिए कायिक जनन में क्या होता है, पुष्प का कोई भी भाग ले लो, जड़, तना, पत्ती, इसके द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं हम। आ रहा है समझ? एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी आएगा समझ। बहुत बार क्या होता है, गुलाब का जो कलम होती है ना, हम उस कलम की कटिंग करके क्या करते हैं, उसे डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, और उसी कलम से क्या होता है, नया पौधा निकल जाता है। तो वो क्या होता है, कायिक होता है, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, उसके तने को निकाल कर ही तो नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, कायिक जनन में कलम लगाना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कलम लगाना, उससे क्या होता है कि जनन हो जाता है। जनन ही हो रहा है ना अगर कलम लगा रहे हैं हम, यानी कि तना है और उस तने से क्या कर रहे हैं, हम नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या होता है, इसका एक कायिक जनन होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इस तरीके से भी हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो आया आपको ये सारा समझ? अब देखिए वो जनन की पूरी बात हो गई, बट इस जो चैप्टर में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये डायग्राम, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। अगर इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, आगे वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन जो पोर्शन अभी हमने पढ़ा है जनन वाला, उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, मेनली यहाँ से बनते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए आप, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो पुष्प होता है उसमें सहायक चक्र और आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्या सहायक चक्र होते हैं और क्या आवश्यक चक्र होते हैं। तो देखो वो बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, है ना। सहायक चक्र का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, और एक हम देखेंगे आवश्यक चक्र।
देखिए सहायक चक्र पुष्प के वो जो सिर्फ सहायता करते हैं, किस में, जनन में, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनन पढ़ रहे हैं। और आवश्यक चक्र कौन से होंगे, जो आवश्यक ही हमें जनन में, यानी जो नहीं होंगे तो क्या होगा, जनन की प्रोसेस होगी ही नहीं। सहायक चक्र में क्या आ जाएगा, दलपुंज आ जाएगा। दिख रहा है ये दलपुंज, क्या ये हमें अब ये इंपॉर्टेंट है क्या जनन के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं होगा ना, आसपास में पंखुड़ियाँ नहीं भी होगी तो जनन होगा, क्योंकि क्या चाहिए हमें, मेन ओवरी चाहिए, और ओवरी इसके बिना भी पॉसिबल है। दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज, ठीक है, ये हो गए सहायक चक्र। अब बात होती है आवश्यक चक्र की, तो आवश्यक चक्र क्या है, जायांग, पुमंग, यानी कि स्त्री केसर और नर केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये कौन से हो जाएंगे, इसके आवश्यक चक्र हो जाएंगे। आया ये इतना समझ में आपको कि क्या आवश्यक चक्र होते हैं और क्या होते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पर बीजांड बताया था, ये भी बताया मैंने आपको कि प्रत्येक बीजांड के अंदर क्या होती है, अंड कोशिका होती है। ये पूरा क्लियर हुआ आपको। अब जब हम हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं, है ना, उनके अंदर जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। आज हमने क्या पढ़ा कि पुष्प के अंदर जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, और मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स बनाते हैं प्लांट्स, उनके अंदर जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जीवों में जनन का मतलब अपने समान संतति को उत्पन्न करना। अपने समान संतति यानी कि हम हैं या कोई एनिमल है, सेम वैसे उत्पन्न करना। कैसी प्रोसेसेस होती है, दो होती है, एक सेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल होती है, यानी कि लैंगिक होती है, और अलैंगिक होती है। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो नर जनकों की या दो मादा जनकों की आवश्यकता नहीं होती है हमें इसमें सिर्फ क्या चाहिए, एक जनक चाहिए, नर भी चलेगा मादा भी चलेगा। वो क्या करता है, अपने समान क्लोन को बनाता है, यानी कि सेम अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, अमीबा का लिया था। अमीबा क्या करता है कि एक वाटर एनिमल है, आप सभी को पता है, और यूनिसेल्युलर एनिमल है, यानी एक ही कोशिका होती है उसमें। वो क्या करता है, अपनी उस एक कोशिका को दो कोशिकाओं में डिवाइड करता है। कैसे करता है, उसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है उसके थ्रू वो क्या करता है, अपना जो बॉडी पार्ट होता है उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है। दो टुकड़ों में अगर अमीबा विभाजित हो रहा है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो भी कितने, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक डॉटर सेल में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी दो संतति कोशिका। ये हो गया अलैंगिक जनन। अब बात आती है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में मैंने बताया आपको दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल, है ना। अब नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु। स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यानी कि जब दोनों में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलता है, एक जायगोट मिलता है, यानी कि युग्मनज मिलता है, और एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। ये बातों की लैंगिक और अलैंगिक जनन की। अब मैंने बताया था आपको कि इसमें और भी अलग अलग विधियाँ होती है जनन की। कौन सी होती है, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। द्विखंडन की प्रोसेस में हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है, अपनी जो कोशिका होती है उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला, द्विखंडन, दो टुकड़ों में विभाजित। बहुखंडन यानी कि अपनी शरीर को, अपनी एक कोशिका को बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित कर देना। वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप सभी ने सुना है, जो मलेरिया पैरासाइट होता है, जिससे हमें क्या होता है, मलेरिया होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम अपनी जो बॉडी होती है उसको बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित करता है, और प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब बात आती है पुनरुद्भवन की, यानी कि पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है कि कोई जीव है, वो जीव क्या करता है कि अपने शरीर को, यानी कि अपनी बॉडी को कई टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। या अगर मान लो कि किसी कारणवश उसकी बॉडी कई टुकड़ों में विभाजित हो गई, या उसकी बॉडी से एक टुकड़ा अलग हो गया, तो प्रत्येक टुकड़ा उसके समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। कोई भी टुकड़ा होगा वो क्या करेगा, उसी के समान नए जीव को उत्पन्न कर देगा। एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे हम, प्लेनेरिया। ओके,
अब बात आती है मुकुलन की, यानी कि बडिंग की। बडिंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, हाइड्रा है ना, 5th 6th 7th 8 मतलब मोस्टली क्लासेस में एग्जाम्पल आता ही है हाइड्रा का। हाइड्रा क्या करता है कि अपनी बॉडी से एक कलिका का निर्माण करता है, यानी कि उसकी कोई भी बॉडी कहीं से भी क्या निकल जाएगी, एक मुकुल निकल जाएगा, एक कलिका निकल जाएगी। वो कलिका आगे जाके फेवरेबल कंडीशन में क्या होती है, अपनी जो पेरेंटल सेल है यानी कि जो हाइड्रा है जिससे बडिंग निकली है उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और अलग हो जाने के बाद जो बड रहती है वो क्या करती है, एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। ये क्या होता है, मुकुलन। आया समझ आपको। इसके बाद हमें पुष्पों में जनन पढ़ा है, ये मैंने आपको क्लियर करवा ही दिया है कि पुष्पों में जनन कैसा होता है, लैंगिक और अलैंगिक, यानी कि एक लिंगी पुष्प पर और उभयलिंगी पुष्प पर। उभयलिंगी पुष्प में क्या होगा कि स्त्री और मादा नर है ना, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स कैसे रहेंगे, एक पे रहेंगे, किसमें, उभयलिंगी में। और एक लिंगी में क्या होगा, या तो मेल ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा या फिर फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प। यानी कि एक पुष्प पे केवल एक लिंग का उपस्थित होना या एक लिंग का पाया जाना क्या कहलाएगा, एक लिंगी। और उभयलिंगी में क्या होगा, उभय है मतलब कि दोनों प्रेजेंट है, मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ ही लिया है, किसमें पढ़ा है हमने, हिबिस्कस में या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में, आप समझ सकते हो, उसको हमने पढ़ा। ठीक है, आया आपको समझ। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आगे वाला जो क्लास रहेगी हमारी ना, इसके अगले वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है, यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में स्टडी से मतलब कि आपकी बुक में जितना दे रखा है एनसीईआरटी में अभी फ़िलहाल उतना ही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। अभी आपको जितना दे रखा है आप उतना पढ़ो। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ये वाली सारी चीज़ें रिवाइज़ करो, इसके पहले वाले वीडियोस देखो, और अगर समझ आया है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको हमारे आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। ओके, थैंक यू।